नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। नीलिमा की रोहन से शादी हुए अभी 9 महीने ही हुए थे। रोहन एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। नीलिमा भी एक कामकाजी महिला है। दुनिया की नज़रों में नीलिमा एक आत्मनिर्भर महिला है, जिसका काम सिर्फ सुबह बन ठन कर अपने जॉब पर जाना है और शाम को घर आकर खूब आराम करना है और अपना पैसा अपने तरीके से खर्च करना है। घर में नौकर चाकर हैं तो उसे कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आस पड़ोस की औरतों की माने तो नीलिमा पर कोई रोक टोक नहीं है, पर सच्चाई इससे काफ़ी अलग है। एक शाम की बात है। नीलिमा की सास ने घर पर किटी पार्टी रखी थी। नीलिमा सबको जूस, कोल्ड ड्रिंक आदि सर्व कर रही थी। अचानक से रोहन बीच पार्टी में आया और नीलिमा के गाल पर चटाक थप्पड़ दे मारा। जैसे ही वो थप्पड़ उसकी गाल पर आकर लगा, उसके हाथ में जो मैंगो शेक की ट्रे थी वो दूर जाकर गिरी। ट्रे में रखे सभी ग्लास टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। हर तरफ फर्श पर टूटे हुए ग्लास के टुकड़े बिखरे हुए थे और नीलिमा भी फर्श पर एक तरफ गिरी पड़ी थी। कुछ देर तक उसे होश नहीं था। कुछ पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। शायद थप्पड़ बहुत ज़ोर से पड़ा था या फिर नीलिमा उस थप्पड़ के लिए तैयार नहीं थी। उस थप्पड़ की गूंज से पूरे हॉल में शांति हो गई। किसी के भी मुंह से एक लफ्ज़ ना फूटा। नीलिमा की सास ललिता के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई, जैसे यह थप्पड़ मारकर उनके बेटे ने कोई किला या गढ़ जीत लिया हो। ललिता जी की सारी सहेलियां जो उस किटी पार्टी में मौजूद थीं, हैरानी से कभी ललिता जी को तो कभी उनके बेटे रोहन को तो कभी नीलिमा को देख रही थी, पर किसी ने भी आगे बढ़कर नीलिमा को उठाने की कोशिश नहीं की। जब नीलिमा पर थप्पड़ का असर थोड़ा कम हुआ और धीरे धीरे अपने होश में आने लगी तो वो खुद ही खड़ी हो गई। देखा तो धीरे धीरे उसकी सास की सहेलियां नदारद हो चुकी थी। क्यों कोई दूसरे के घर के पचड़ों में टांग अड़ाए, यही सोचकर सब वहां से निकल गई। जैसे ही नीलिमा खड़ी हुई वैसे ही रोहन चिल्लाते हुए बोला, घर के बाहर किससे पूछकर गई थी? बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करने का शौक चढ़ा है तुझे। इज्जत से रहना है इस घर में तो रह, वरना शौक उतारने अच्छे से आते हैं मुझे। नीलिमा का सिर अभी भी घूम रहा था, इसलिए कुछ कह नहीं पाई। रोहन अपना गुस्सा दिखाकर घर के बाहर निकल गया और ललिता जी, उन्हें तो शायद नीलिमा से कोई हमदर्दी थी ही नहीं। वही तो थी जिनके कलेजे को सबसे ठंडक पहुंची थी, क्योंकि वो ही थी जिन्होंने रोहन को फ़ोन करके कहा कि मैं घर के बाहर गई हूँ। अचानक ललिता जी नीलिमा से बोली, अब पति से बिना पूछे बाहर जाएगी तो बेचारा हाथ नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? इतना तो पत्नी को भी सोचना चाहिए। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? फटाफट ये बिखरे हुए टुकड़ों को उठा और अपना काम कर, बोलकर ललिता जी भी अपने कमरे में चली गई। नीलिमा वहीं हॉल में खड़ी रह गई। आखिर गलती क्या थी उसकी? यही कि वो अपनी सास की किटी पार्टी के लिए बाहर से सामान खरीद करके लाई, और बाहर भी कितना, घर के पास वाली दुकान से ही लेकर आई थी। बस फ़ोन करके रोहन को नहीं बताया था, पर मम्मी जी को तो बोलकर ही गई थी ना। उसकी इतनी बड़ी सज़ा दी गई मुझे। आंखों में आंसू और अपने दिल के टुकड़े लिए नीलिमा उन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने लगी, पर बहुत कुछ दरक चुका था उसके अंदर। नीलिमा सोचने लगी, उसके ससुराल में उसकी सास की नज़रों में उसकी कोई औकात नहीं है। उसकी सास तो उसकी पहरेदार बनी बैठी है। वह उसके पल पल की पूरी रिपोर्ट उसके पति को अपने तरीके से देती है, और उनका बेटा, वो अपनी माँ की नज़रों से अपनी पत्नी को देखता है, इसलिए उसे उस पर हाथ उठाने में गुरेज भी नहीं है। मैं अकेली कहीं आ भी जा भी नहीं सकती। अगर मुझे थोड़ा सा भी ऑफिस में आने से लेट हो जाए तो मेरा पति वहीं पहुंच जाता है, और ऑफिस के बाहर जब मैं निकल कर आती हूं तो वहीं लोगों के सामने मेरी इज्जत का फालूदा कर चुका होता है। जब शुरू शुरू में मैंने इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया तब भी रोहन ने मुझ पर हाथ उठाया था, जिसके बाद अपने मायके चली गई थी। पर वहाँ रे मेरी किस्मत, मेरे माता पिता मेरे ससुराल वालों के पक्ष में ही बोले, मेरे नहीं, इसलिए मुझे वापस लौटना पड़ा। बस फिर क्या था? उसके बाद तो इन लोगों की हिम्मत ही बढ़ गई। मेरी सारी सैलरी का हिसाब किताब इनके पास होता है। अगर अपनी मर्जी से मैं कुछ खर्च कर दूं तो उस दिन मेरा खाना दुश्वार हो जाता है। अभी तक रोहन मुझ पर कई बार हाथ उठा चुका है, पर हर बार घर में या तो कमरे में या मम्मी जी के सामने, पर आज इतनी औरतों के सामने मुझ पर हाथ उठाया गया। मुझे सचमुच कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। दूसरे दिन उठकर मैं तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। मन में ख्याल आ रहे थे कि काश भगवान अगले जन्म में मुझे औरत ना बनाए।
पर यह तो हार मानने जैसा था। जब इस जन्म को जीना है तो मुझे निर्णय तो लेना ही था। यूँ अपनी पूरी ज़िंदगी मार खा खा कर तो नहीं रह सकती, और माँ बाप उनके पास तो जाना ही बेकार था, क्योंकि उन्हें साथ देना होता तो पहली बार ही दे चुके होते। सबसे पहले अपने ऑफिस पहुँची, छुट्टी के लिए अप्लाई कर बैंक गई, जहाँ पर मैंने अपने सारे अकाउंट के पासवर्ड डिटेल सब बदले और अपने अकाउंट को अपने अंडर में लिया। उसके बाद निकलकर सीधे महिला पुलिस थाने पहुंची और अपने पति और सास के खिलाफ कंप्लेन की। मेरी कंप्लेन पर तत्काल ही सुनवाई हुई और 3 महिला कांस्टेबल के साथ मुझे मेरे ससुराल भेजा गया, जहां उन्हें देखकर दोनों के हाथ पैर फूल गए और दोनों ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी। हालांकि जिस तरीके से वे लोग मुझे देख रहे थे, मुझे पता था कि वो दोनों मुझ पर बाद में हाथ उठाएंगे। फिर भी मैंने उन्हें माफ़ किया, लेकिन साथ ही साथ मेरी जान को जोखिम है कि थाने में ज़रूर लिखवा दिया, जिसके बाद दोनों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। कांस्टेबल के जाने के बाद मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, पर इस बार मैंने भी पलटकर 2-3 चांटे उन्हें रसीद कर दिए। देखकर मम्मी जी चिल्लाई, अरे पति पर हाथ उठाती है, शर्म नहीं आती तुझे? अगर घर की इज्जत ऐसे ही उछालने का शौक़ है तो यहाँ क्यों पड़ी हुई है? तलाक क्यों नहीं दे देती? नहीं मम्मी जी, तलाक तो मैं दूंगी नहीं। आखिर इतनी आसानी से आप लोगों को कैसे रहने दूं? तलाक के बाद आपका बेटा दूसरी शादी कर लेगा और किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। वह मैं होने नहीं दूंगी। आपने जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, उसका खामियाजा तो आपको भी भुगतना ही पड़ेगा। मैं अकेले क्यों भुगतूं? चाहती तो जेल भेज सकती थी, पर फिर भी नहीं भेजा, क्योंकि शायद उससे मुझे सुकून नहीं मिलता। बस आज के दिन जो कुछ भी मैंने किया, उसके बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ चुका था। मैं उन्हीं लोगों के नाक के नीचे रहती हूँ, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीती हूँ, पर वो लोग बड़बड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों ने मेरे माता पिता को भी बुलाया था, पर मैंने हाथ जोड़कर उन्हें मना कर दिया कि आप लोग अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। आप लोग अपनी लोक लाज संभालो और मैं अपना घर। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।